हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग हिंदी सेट प्रैक्टिस का सेट नंबर 8 का। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 सेट हिंदी का और 7 सेट आपके जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का कर चुके हैं। अगर आप में से किन्हीं को भी ये सारे वीडियो देखना है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। कोई भी वीडियो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों पिछला टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 7 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप स्कोरर रहे हैं ट्रिपल आर। ब्लॉगर नाम जैसा है वैसे इन्होंने काम किया दोस्तों। 18 प्रश्न इन्होंने सही किया है कुल 20 प्रश्नों में से। दूसरे स्थान पर रही है मल्लिका सिंह और इनका कुल प्रश्न सही हुआ है 16 प्रश्न। तो इन दोनों छात्रों को बहुत सारा बधाई दोस्तों। और दोस्तों आप लोग से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर क्यों नहीं शेयर करते हैं। आप जिनको फेसबुक पे मैसेज करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपके वो जो हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर नहीं करते हैं। फिर जब वहाँ से आपको सुनने को मिलेगी तो आप दौड़े दौड़े आइएगा और एक एक वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसी नौबत ना आए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है, ज़्यादा कुछ थोड़े ना पूछ रहे हैं, अपना स्कोर बताना है। और आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जय हिंद के कमेंट से पूरा कमेंट बॉक्स आप लोगों ने भर दिया। तो ऐसे ही अपनी पावर को दिखाते रहना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक फ़ौज की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक, तो कुछ तो असर दिखना चाहिए ना। तो आज भी आप लोग को जय हिंद लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आप लोग को तो पता है ना पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो टेलीग्राम पे मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप जुड़कर पीडीएफ ले लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो ये रहा आपका पहला सवाल। सवाल है दोस्तों, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुहावरे से आपसे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, और हर एक सवाल के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड का समय। और इस 5 सेकंड के अंदर या तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे या फिर आप जो पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठे हुए कॉपी पे उत्तर करते चलेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों होता है मेहनत न करना। यानी नेता लोग आजकल क्या करते हैं दोस्तों, कुर्सी मिल जाती है आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जनता का क्या हाल है पूछने भी नहीं आते हैं। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कुर्सी तोड़ना मतलब कि मेहनत ना करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल का। सवाल नंबर 62 है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आप लोग को मुहावरा का एक मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो भी करा रखा है, यानी 200 प्रश्न उसमें कराए हैं दोस्तों। उन 2 वीडियो को जरूर देख लेना है एग्जाम से पहले। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ होता है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। यानी बहुत कम मात्रा में ज्ञान जिसके पास होता है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, कूप मंडूक बोल देंगे। ठीक, कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल नंबर 63 है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है। अब विलोम शब्द से आपसे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सूक्ष्म का विलोम होता है दोस्तों स्थूल। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है, स्थूल होता है। और भी होते हैं दोस्तों, जैसे विशाल आप ले लेंगे, विशाल जो है सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल नंबर 64 है, रंक का विलोम शब्द क्या है। अच्छा, आप लोग एक मूवी आया था, बहुत पुराना मूवी है, राजा और रंक। आप में से कौन कौन छात्र इस मूवी को देखें। हालांकि बहुत पुराना मूवी है, लेकिन देखते हैं कोई देखा है। पूरे जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन छात्रों में से कोई देखा है राजा और रंक। अगर जिन्होंने भी देखा होगा तो 1 नंबर यहाँ से उनका सही हो जाएगा। तो दोस्तों रंक का विलोम शब्द होता है धनवान। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रंक मतलब होता क्या है दोस्तों, तो गरीब होता है, दरिद्र होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और धनवान मतलब राजा, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं अब अगले सवाल का। प्रत्युपकार का अर्थ क्या होता है। सवाल है दोस्तों कि प्रत्युपकार जो है उसका अर्थ क्या होता है। यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लिखेगा प्रत्यु उपकार का अर्थ। तो दोस्तों उपकार के बदले में किया हुआ उपकार को ही
प्रत्युपकार बोला जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। उपकार के बदले में किया हुआ उपकार, प्रत्युपकार का अर्थ होता है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। संकोच का अर्थ है, आप लोग सुने होंगे कि यह काम करने में संकोच कैसा, अपना काम करने में संकोच कैसा, ऐसी बातें आप लोग सुने होंगे। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, किसी कार्य को करने में शर्म, दूसरा ऑप्शन है अनुचित कार्य में करने में हिचकिचाहट, तीसरा ऑप्शन है बुरे कर्मों पर दुख, और ऑप्शन डी है आत्मविश्वास का न होना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट को ही संकोच बोला जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कैसा संकोच होगा, कोई संकोच की बात नहीं है। लेकिन जब एक चोरी करता है तो वो संकोच में रहता है, क्या चोरी करूं, नहीं करूं, पकड़ा जाऊंगा, नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो दोस्तों संकोच का अर्थ होता है कि अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट को ही संकोच बोला जाता है, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। महोत्सव में कौन सा संधि है? बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। महोत्सव में कौन सा संधि है? तो आप बोलेंगे कि सर महोत्सव में गुण संधि देखने को मिल रहा है। अब मैं पूछूंगा गुण संधि कैसे? चलिए अभी मैं बताता हूँ। महोत्सव को पहले तोड़िए तो क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। संधि विच्छेद करने आता है ना आप लोग को? देखिए महा प्लस उत्सव, महा लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है ना, महा बोल के आप लोग देखते रहेंगे। और यहाँ क्या है, उ। जब भी इस टाइप का दिख जाए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गुण संधि बोलते हैं। यानी आ प्लस उ अगर आपको दिखे तो उसको गुण संधि बोलेंगे, और आपको संधि विच्छेद करने आना चाहिए। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि है आपका महोत्सव। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। गिरिंद्र में कौन सा संधि है? ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ स्वर संधि। गिरिंद्र में कौन सा संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि। अब आप पूछेंगे सर ये दीर्घ स्वर संधि कहाँ से आ गया और ये क्या होता है? तो देखिए संधि का एक रूप होता है दीर्घ स्वर संधि। कैसे इसकी पहचान करते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए पहले गिरिंद्र को थोड़ा तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गिरी प्लस इंद्र, ठीक है। और इसी से मिलकर क्या बना आपका, गिरिंद्र मिला है, ठीक। और बात करते, देखिए यहाँ क्या आ रहा है आपका, ई आ रहा है ना, गिरी, ई उच्चारण हो रहा है, ठीक है, उच्चारण हो रहा है, लिख दिए। और यहाँ देखिए यहाँ भी ई है, इसको हटा दीजिएगा, ई है, और यहाँ ये वाला ई है। जब ये दो ई मिलते हैं एक साथ तो वहाँ बनता है दीर्घ स्वर संधि, यानी गिरींद्र। बोलने में ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि, ठीक। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सवाल है मनुष्य की स्वाभाविक खाली स्थान विपत्ति में होती है, यानी मनुष्य की स्वाभाविक जो है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, झलक, परख, आकांक्षा या फिर उपादेयता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परख। यानी मनुष्य की स्वाभाविक परख कब होती है, विपत्ति में होती है दोस्तों, परीक्षाएं में होती है स्वाभाविक परख मनुष्य की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विवेक खाली स्थान से जागृत होता है। जो हमारी बुद्धि है दोस्तों, जो हमारा विवेक है, वो किससे जागृत होता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो प्रेम से होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इच्छा से नहीं होता है। गुरु से मैं बोलूँगा नहीं होता है। किससे होता है दोस्तों? तो शिक्षा से। जितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी उतना ही विवेक अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो 70 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। विवेक शिक्षा से जागृत हमेशा होता है, याद रखेंगे, किससे? शिक्षा से।
आइए बात करते हैं अब 71 नंबर सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऐसे सवाल के लिए आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप उत्तर करेंगे। पहला है आपका काम खुद करो, शुद्ध चुनना है। यह गलत है दोस्तों, यह जो वाक्य लिखा गया है बिल्कुल गलत लिखा गया है। इसके जगह पे होना चाहिए दोस्तों कि अपना काम आप खुद करो। ठीक। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल यह शुद्ध शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक। आइए तीसरा नंबर ऑप्शन को भी देख लेते हैं, वह सब ठीक नहीं है। यहाँ वह नहीं होगा दोस्तों, यह सब ठीक नहीं है, यहाँ ध्यान रखेंगे, यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, ये भी अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। यहाँ शुद्ध होगा कि मैं उनके ही पार्टी में गया था, मैं उन्हीं के पार्टी में गया था, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इस बार दोस्तों आपको अशुद्ध वाक्य को चुनना है। ऑप्शन है हाथ को जेब में रखो, ये तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है दोस्तों। अभी कहीं नहीं जाना है, ये भी शुद्ध वाक्य है। तुमसे कोई कम नहीं है, ये भी शुद्ध वाक्य है। बच गया ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को पढ़ते हैं, मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने कहीं नहीं जाना है, यह बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखना, मुझे कहीं नहीं जाना है, तो मैंने के जगह पे क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है दोस्तों, राम बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है? तो वाक्य का भेद भी होते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सारे वाक्य के भेद होते हैं। अब सवाल है कि राम बाजार से केले लाया, यह कौन सा वाक्य का भेद है? तो दोस्तों यह बिल्कुल सरल वाक्य का भेद है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सरल वाक्य का भेद की पहचान क्या होती है कि कर्ता के द्वारा केवल एक काम किया गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरल वाक्य बोलते हैं। यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता जो है केवल एक काम करता है, उसको सरल वाक्य बोलते हैं। ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। जैसे राम बाजार से क्या लेकर आया, तो केला लेकर आया दोस्तों, बाकी कुछ नहीं लाया है। क्या लेकर आया है, केला लेकर आया है, एक काम किया है, केला लाया है। ठीक है, और राम क्या है, इसमें करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। आइए बात करते हैं अब 74 नंबर सवाल का। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा? क्या बोल दिया उसने? उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, वह खुद को परिश्रमी कह रहा था, वह परिश्रमी है ऐसा वह कह रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, इसका मतलब यही होता है साफ साफ कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है दोस्तों, अम्ब के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। ऑप्शन है देवी, जल, माता या फिर द्वार। तो अम्ब के लिए दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, माता हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और भी अम्ब के दोस्तों पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे जननी भी आप रख सकते हैं और एक आम भी रख सकते हैं। ठीक है, अम्ब का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों ऐसे पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कि अनेक शब्द हो लेकिन जिनका अर्थ एक होता है ना, वो सारे पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। आगार के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। आगार के लिए दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आगामी, मतलब आने वाला या फिर आगे होने वाला। आगामी किसको बोलते हैं, आगे होने वाला को। ठीक है,
और आगार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आगामी। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। छोटा भाई के लिए एक शब्द दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लिख लीजिए। और जो मैं 4 ऑप्शन को डिस्कस करने वाला हूँ उनमें से आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छोटा भाई के लिए एक शब्द अनुज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सहोदर की। सहोदर किसको बोला जाता है, अपना भाई को। अपना भाई को क्या बोला जाता है, सहोदर बोला जाता है। मातुल किसको बोलेंगे, तो मामा, माता का भाई। ठीक है, और अग्रज किसको बोलते हैं दोस्तों, बड़ा भाई को अग्रज बोलते हैं। बड़ा भाई को क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं, और छोटा भाई को अनुज बोलते हैं। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं के लिए एक शब्द दीजिए। शरीर धारण करने वाले द्वारा प्रदत्त यातनाएं के लिए दोस्तों एक शब्द होगा आधि भौतिक। क्या होगा दोस्तों, आधि भौतिक इसका राइट आंसर होगा 78 का। शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं के लिए एक शब्द क्या होगा, आधि भौतिक। ध्यान में रखेंगे आप लोग इस प्रश्न को। अब अगला सवाल है 79 नंबर। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, चिन्हित करें। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। कोई त्रुटि नहीं है, मुझे तो त्रुटि दिख गई है। क्या आपको भी दिखी है फटाफट त्रुटि, तो बिल्कुल बोलेंगे जी हाँ सर मुझे भी दिखी है। कहाँ दिखी है, तो हमको यहाँ डाउट हो रहा है। चलिए एक बार और इस वाक्य को पढ़ते हैं। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक, बिल्कुल तुम्हारी पुस्तक नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ क्या होना चाहिए था, अपनी पुस्तक। क्या होना चाहिए दोस्तों, अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो, ऐसा होना चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं आज के अंतिम सवाल का, और ये सवाल आप लोग के लिए क्या रहेगा, HW यानी होमवर्क रहेगा। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, चिन्हित करें। मान लो समय पर काम पूरा न हुआ तो फिर क्या करोगे। इस प्रश्न का उत्तर सीधे जाना है कमेंट बॉक्स में और अभी दे देना है। ठीक है, और कितना आपका स्कोर हुआ इसको तो ज़रूर बताएंगे आज। कितना आपके प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप बताएंगे तो आपका नंबर लगातार इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं सही मायने में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को भी, जो भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ वीडियो को शेयर करेंगे। और अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और जल्दी से आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ आपको PDF मिलते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।